Assalamu alaikum ladies and gentlemen, welcome back to another chapter, another lecture। और लेक्चर वो कौन सा है, चैप्टर कौन सा है, आप शायद इंट्रो में देख के आ चुके हैं, थंबनेल को भी आपने देखा होगा। सो वी आर डिस्कसिंग सेल साइकिल एंड लास्ट चैप्टर वाज सेल्स एंड टिश्यूज, जिसमें हम लोगों ने कम्प्लीटली स्टडी किया कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, उनके स्ट्रक्चर्स किस तरह के होते हैं, सेल थ्योरी डिस्कस की, और फिर और भी जितनी डिटेल्स थी रिगार्डिंग इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर वी ऑल हैव डिस्कस्ड एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग सेल साइकिल। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो आपको कुछ हैरत हो रही होगी। हैरत इस तरह से क्योंकि हम लोग नॉर्मली करते हैं बुक स्टडी या फिर रीड आउट, जो कि इस चैनल का नाम भी है। लेकिन आज हम रीड आउट से पहले थोड़ा सा अपनी पर्सनल डिस्कशन करेंगे, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सेल साइकिल। वो इस वजह से, यानी कि ये हम लोग इजाफी जो काम कर रहे हैं या फिर ये जो डिफरेंट कर रहे हैं, ये इस वजह से क्योंकि जब मैंने 9th-10th में सेल साइकिल पढ़ी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। लाइक 9th-10th में तो मुझे साइंस ही समझ नहीं है, मैं अगर ये बताऊं। जो एक्चुअल मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो 11th और 12th में थी, और उसमें भी मुझे सेल साइकिल कुछ खास समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं थे। ठीक है, मुझे नहीं पता था उन चीज़ों के बारे में। कुछ बुक इस तरह से लिखी गई थी कि मेरे पास पहले वो बैकग्राउंड नहीं थी जो मुझे सेल साइकिल को अंडरस्टैंड करने के लिए रिक्वायर्ड थी, और कुछ मैं खुद भी निकम्मा था। लेकिन आई विल मेक श्योर दैट कि जब आप लोग सेल साइकिल पढ़ें थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, तो आपके पास वो तमाम चीज़ें हों जो सेल साइकिल को अंडरस्टैंड करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो आइए बगैर किसी देर के फटाफट से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ना, जिस तरह से हम लोग पीछे डिस्कस करते हुए आते हैं कि यार जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस प्लैनेट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ देम उनमें एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन ये चीज़ है कि सब के सब 4 फंडामेंटल मॉलिक्यूल से बने हैं। एक और फंडामेंटल मॉलिक्यूल भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एग्जिस्ट करने में या फिर उनको बनने में या फिर उनकी ओवरऑल जो मेटाबॉलिज्म उसके लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज़ H2O, मतलब वाटर। लेकिन वो बायोमोलिक्यूल नहीं है, मतलब वो रिक्वायर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट वाटर ही है। वाटर अगर ना होता तो आई डोंट थिंक सो लाइफ एग्जिस्ट कर सकती थी। लेकिन देयर आर सम मॉलिक्यूल जिसको हम लोग पीछे भी देख के आ चुके हैं कि विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस प्लेनेट पे लाइफ फ्लरिश की है, लाइफ ग्रो की है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, तो इनमें इन तमाम बायोमोलिक्यूल्स का बड़ा जो है वो किरदार है। अच्छा, अब थोड़ा सा अगेन रिवाइज करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। जिस तरह से मैं अक्सर आपको कहता हूँ ना कि अगर आपको कोई वर्ड समझ ना आ रहा हो तो उसको ब्रेक डाउन कर दें। तो अगर आप बायोमोलिक्यूल को ब्रेक डाउन करें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, बायो एंड मॉलिक्यूल। अच्छा, बायो एज वी नो बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, लाइफ। एंड मॉलिक्यूल्स, व्हाट डज मॉलिक्यूल मीन्स एग्जैक्टली, यानी कि जब बहुत सारे एटम्स आपस में मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक बॉन्ड्स, वो एक खास किस्म की मल्टी एटॉमिक स्पीशी बनाते हैं जिसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। तो वी कैन से ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, अटैच्ड वाया केमिकल बॉन्ड्स। मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ केमिकल बॉन्ड। आप समझ जाएंगे कि केमिकल बॉन्ड से वो आपस में जुड़े हुए हैं तो तमाम के तमाम एटम। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से जो वाटर है ना, वाटर भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूँ बट आई नो कि आप लोग को मज़ा भी आ रहा है। फॉर एग्जांपल, वाटर का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह से होता है। ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है, एक यहाँ पे होती है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन इधर होती है। सो दिस इज हाउ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर्स मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से दिखता है। इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनके कुछ खास किस्म के ग्रुप ऑफ एटम्स जो मिलकर लाइफ फॉर्म करते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये नेचर है। ये क्या है? ये नेचर है, यानी कि उन मॉलिक्यूल्स की नेचर का नाम है माइल, यानी कि बायोमोलिक्यूल एक खास किस्म की नेचर है। इस किस्म के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, आप नेचर से मुराद, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो वी हैव बेसिकली 4 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, वैसे ये लिखा हुआ वहां पे लेकिन आपने इसको फर्स्ट मानना है। दीज आर रैंक फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स। फिर हमारे पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, दीज आर द सेकंड्स। फिर हमारे पास होते हैं लिपिड्स, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पहला मैंने प्रोटीन को दिया, दूसरा मैंने कार्बोहाइड्रेट, तीसरा लिपिड और चौथा न्यूक्लिक एसिड को दिया। ये वो ऑर्डर है जो कि बायोलॉजिकल साइंसेज में फॉलो होता है, यानी कि व्हेन एवर वी आर डिस्कसिंग बायोमोलिक्यूल्स, पहले हमारे पास आते हैं प्रोटीन, फिर आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फिर लिपिड्स आते हैं, फिर आखिर में आते हैं न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, ये जो ऑर्डर है इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कि सबसे ज़्यादा किसी भी सेल के अंदर, बिकॉज एज वी नो दैट कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। किसी भी सेल के अंदर एज वी नो दैट कि वो पूरा का पूरा सेल इन 4
डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट किस्म की अरेंजमेंट से मिलकर बना है, तो अगर उस सेल को तोड़ें और उनमें से एक एक मॉलिक्यूल को निकाल दें तो सबसे ज़्यादा आपके पास प्रोटीन एग्जिस्ट करते हैं, फिर उसके बाद उससे कम आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फिर उससे कम लिपिड्स होते हैं और फिर आखिर में आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। अच्छा, मैंने ऊपर बात की थी कि बायोमोलिक्यूल्स एक नेचर का नाम है, मतलब ऐसा नहीं है कि लिपिड एक तरह का होगा, न्यूक्लिक एसिड एक तरह का होगा, कार्बोहाइड्रेट एक तरह का। अच्छा, एक तरह का मतलब फॉर एग्जाम्पल वाटर एक तरह का है ना, मतलब वाटर का ये स्ट्रक्चर है और ये ऐसा ही है, मतलब और किसी दूसरी फॉर्म का वाटर एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, यू कैन से कि उसके आइसोटोप्स हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपके पास इसी तरह का है, मतलब कि ये वाटर है और वाटर के जितने भी फंक्शन है वो यही मॉलिक्यूल मोस्टली परफॉर्म करता है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ कि बायोमोलिक्यूल एक नेचर है, ठीक है, यानी कि लिपिड्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, प्रोटीन्स बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत बहुत सारे, कार्बोहाइड्रेट्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, फॉर एग्जांपल लैक्टोज जो मिल्क में होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज फ्रूट्स में होता है। मतलब कि डिफरेंट तरह के जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उनकी जो मेजर क्लास का नाम है वो है कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह से 4 मेजर क्लासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मिलकर लाइफ को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से जो आपको यहाँ पर नोट रखना है वो ये है, ये न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं हल्की सी हिंट देता हूं। आपने कभी डीएनए का नाम सुना है? डीएनए टेस्टिंग, क्या आपने सीआईडी देखी है? सीआईडी में अक्सर हम लोग देखते हैं ना कि जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है कि जब सीआईडी वाले जाते हैं किसी कातिल को पकड़ने के लिए और वहां से उनको हेयर मिलते हैं, बाल मिलते हैं, खून मिलते हैं उनका, फिर वो डीएनए टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? डीएनए टेस्ट। तो वो जो डीएनए है इट्स अ काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने याद रखना है कि जो आपके पास लाइफ है या फिर जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी किस्म के फंडामेंटली बुनियादी तौर पे वो 4 किस्म के डिफरेंट मॉलिक्यूलर नेचर से मिलकर बने हैं। मतलब कि मुख्तलिफ किस्म के लिपिड्स, मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लिक एसिड, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन, मुख्तलिफ किस्म के कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब प्रोटीन एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा, फॉर एग्जाम्पल इनका काम स्ट्रक्चर का होता है, इनका काम रेगुलेशन का होता है, इनका काम प्रोटेक्शन का होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स, इनका काम मोस्टली एनर्जी लिंक्ड होता है। आपको भूख लगती है, आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, आपको ग्लूकोज की ड्रिप लगती है, कितनी एनर्जी आती है। तो कार्बोहाइड्रेट मोस्टली आर लिंक्ड विद एनर्जी, मेटाबॉलिज्म एंड एट द सेम टाइम स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल वॉल का नाम सुना है? सेल वॉल जो कि प्लांट्स में होती है, और प्लांट्स को मतलब लकड़ी जो होती है ना, लकड़ी इज बेसिकली सेल वॉल, और वो सेल वॉल बनती है सेलुलोज से, और सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। तो मतलब स्ट्रक्चर और एनर्जी, मतलब इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो ये मिलकर परफॉर्म करके लाइफ को एग्जिस्ट करने में मदद करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर एक चीज है, आई नो इसको आप जानते हैं, ये है आपके पास एक सेल, ठीक है। सो बेसिकली एज यू नो कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। और ये हमें सेल थ्योरी में पता लगा था, यानी कि ऊपर जितने भी हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये सारे इन्होंने मिलकर आपके पास क्या बनाया? सेल बनाया। और एज वी नो कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। अब इस पॉइंट तक आपको पता लगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल, और सेल किससे बना है? ये 4 किस्म के बायोमोलिक्यूल से। अच्छा, फिर हमें पता है कि जो सेल्स हैं उनको बेसिकली हम लोग 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरे को हम लोग कहते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं, मतलब खैर आप मुझे बता तो नहीं सकते, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है और यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? क्योंकि मैं आपको कहता हूं कि बायो के अंदर हर चीज का कोई ना कोई मतलब है ना। फॉर एग्जांपल बायो मॉलिक्यूल्स को हम लोगों ने डिवाइड किया, बायो मींस लाइफ और मॉलिक्यूल्स मींस ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच इज अटैच्ड विद द केमिकल बॉन्ड, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो कि लाइफ को बनाते हैं, इसका मतलब इस वर्ड का मतलब। इसी तरह से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का क्या मतलब है? अच्छा, यहां देखें, यहाँ जो प्रोकैरियोट है, अच्छा सेल तो आपको पता है इसका मतलब क्या है, लेकिन जो आपके पास प्रोकैरियोट है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रो एंड कैरियोट। इसी तरह से जो यूकैरियोट है वो भी आपके पास 2 वर्ड से मिलकर बना है, कौन सा? यू कैरियोट। अब देखें, कैरियोट यहां पर भी है और कैरियोट यहां पर भी है। कैरियोट का क्या मतलब हो सकता है? यानी मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो इन दोनों सेल्स के अंदर है और जिनको ये वर्ड, अच्छा ये प्रीफिक्सेस हैं, याद है फिजिक्स के अंदर ये जो यू है और ये प्रो है, दिस बोथ आर प्रीफिक्सेस जो कि इस कैरियो के साथ मिलकर इस कैरियो की प्रॉपर्टी के अंदर कोई ना कोई मीनिंग डाल रहे हैं। अच्छा, दिस कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। कैरियो मीन्स, इट मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अच्छा, कैरियो का मतलब तो हुआ न्यूक्लियस। अच्छा, अब प्रो का मतलब क्या और यू का मतलब क्या है? नाउ प्रो, प्रो प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रीमिटिव यानी कि पुराना, ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड वाला ओल्ड। एंड यू, दिस यू
EU, it means true. तो अब हम अगर मतलब पढ़ें, प्रो मीन्स पुराना एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस एंड ट्रू न्यूक्लियस। देखें, प्रोकैरियोट्स इस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेट मी जूम इट, सॉरी, हाँ, सो प्रोकैरियोट्स इस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है? देखें, हमें बताया कि देखें ऊपर अगर हम लोग सेल की जनरल डायग्राम देखें तो ये देखें, ये आपके पास एक सेल है, ठीक है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, और अगर यहाँ बीच में देखें तो ये जो आपको अजीब से धागे नज़र आ रहे हैं, ये है इसका जेनेटिक मटीरियल। ये क्या है? इसका जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल क्या होता है? पिछला चैप्टर नहीं देखा आपने ना, देख क्या है, अगर आपको नहीं पता तो बेटा जेनेटिक मटेरियल वो असल में वो चीज़ होती है जो कि जब ये सेल अपनी प्रोजनी बनाएगा, यानी कि अपनी ऑफस्प्रिंग, अपनी यानी कि नए सेल बनाएगा, तो उसमें ये जो आपके पास जेनेटिक मटेरियल है, ये उन तमाम सेल को बनाने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि देखें ना, ये खास पैटर्न से बना हुआ है, और जो पैटर्न से ये बना हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब कि कुछ ना कुछ तो देख के ऐसा होगा कि हर सेल जो है वो नए आने वाले सेल के साथ बिल्कुल एक जैसा है। वो एक जैसा इसलिए क्योंकि वो तमाम के तमाम सेल इन्फॉर्मेशन से बनते हैं, यानी कि हम इन्फॉर्मेशन को डीकोड करते हैं, जिस तरह से हमारे पास आईटी के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर होता है ना कि हमारे पास कोड्स होते हैं, इस तरह से यहाँ इसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर भी कोड्स होते हैं, जिसको रीड करके इसके इन्फॉर्मेशन से पूरा का पूरा सेल हम लोग बना सकते हैं, और उस मटीरियल को जिसके अंदर वो कोड होता है उसको हम लोग जेनेटिक मटीरियल कहते हैं। अगर वो जेनेटिक मटीरियल किसी मेम्ब्रेन के अंदर हो, अगर वो जेनेटिक मटेरियल किसी मेम्ब्रेन के अंदर हो, जैसे ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, उसी तरह की मेम्ब्रेन अगर उसके जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो है आपके पास न्यूक्लियस, यानी कि ये स्ट्रक्चर के जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस यानी कि सेंटर में होती है। अच्छा, न्यूक्लियस को न्यूक्लियस इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज मोस्टली इन सेंटर, समटाइम्स ये यहाँ भी हो सकती है लेकिन मोस्टली आपके पास सेंटर में होती है, दैट्स वाई इसको न्यूक्लियस कहते हैं। द वर्ड न्यूक्लियस मीन्स एनीथिंग विच इज लार्ज एंड इट इज इन सेंटर। तो अगर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड है तो हम लोग ये कहेंगे कि जनाब ये आपके पास न्यूक्लियस। और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा है कि उसका जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन के अंदर, एक थैली, एक पतली सी थैली, मेम्ब्रेन कहते हैं बहुत पतली सी एक झिल्ली टाइप, थैली टाइप, ठीक है, अगर एक थैली के अंदर यानी कि एक मेम्ब्रेन के अंदर, सॉरी, अगर वो इनक्लोज्ड है उसका जेनेटिक मटेरियल, तो हम लोग कहेंगे कि इसके अंदर न्यूक्लियस है, या फिर यूं कहेंगे कि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है, यानी कि वो यूकैरियोट है। और अगर ये मेम्ब्रेन नहीं है और इसका जो जीनोम है, अगर मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा सकूँ, जूम जूम जूम, यस, लेट मी, सॉरी फॉर दिस, अगर आप लोग इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं, कोई मेम्ब्रेन नहीं, इसका जो न्यूक्लियोइड है या फिर इसका जो यहाँ पर देखें डीएनए, बिकॉज मोस्टली जेनेटिक मटेरियल आर मेड अप ऑफ डीएनए, तो इसका जो डीएनए है वो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है, देखें देयर इज नथिंग। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग यूकैरियोट को देखें तो यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये इसका क्रोमेटिन, क्रोमेटिन इज बेसिकली जेनेटिक मटेरियल, आगे जाके देखेंगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप मीन्स अगेन लिफाफा, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का दूसरा नाम न्यूक्लियर एनवेलप है, और इसने इसके जीनोम को इनक्लोज किया हुआ है, यानी कि इसके अंदर genetic material is enclosed by the nuclear envelope or nuclear membrane, means it has a nucleus, and any cell which has a nucleus is we call that यूकैरियोटिक सेल। तो ये थे दो किस्म के सेल। आई होप आपको समझ आया होगा, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो बात शुरू हुई थी बायोमोलिक्यूल से, फिर ये बात हुई कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। फिर सेल आपके पास दो किस्म के होते हैं, वन इज प्रोकैरियोट्स, वन आर यूकैरियोट्स, और वो क्या होते हैं हमने डिस्कस किया। यहां तक आपको बात पता लगी, बायोमोलिक्यूल्स से तमाम सेल्स बने, बेसिकली तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने, सेल्स बायोमोलिक्यूल से बने। सेल दो किस्म के होते हैं, कौन कौन से? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। समझे एग्जैक्टली। अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा सैड टॉपिक है, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ। क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ, या यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक।
ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी की खसूसियात, यानी कि क्या चीज किसी भी चीज में एग्जिस्ट करे तो हम लोग कहेंगे कि ये लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि लाइफ की आइडेंटिटी है ये। तो बेसिकली आपके पास, अगर आप यहाँ पर देखें, लेट मी हाईलाइट इट, अगर थोड़ा सा हो जाए, ठीक है, अच्छा, सॉरी फॉर द राइटिंग। तो देखें बच्चों, लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर जो जिंदगी है उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीन खसूसियात हैं। किसकी? लाइफ की या फिर जानदारों की। पहला है कि वो ग्रो करते हैं, ठीक है, वो ग्रो करते हैं। ग्रो कैसे करते हैं? ग्रो ऐसे करते हैं कि वो बहुत छोटे से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बीज, प्लांट का सीड जिसे कहते हैं, उसको आप जमीन में डालते हैं, वो बहुत बड़ा हो जाता है। एज यू कैन सी, इट इज ग्रोइंग, इट इज ग्रोइंग। बच्चा पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, ठीक है। तो एक करेक्टर लाइफ का ये है कि लाइफ ग्रो करती है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। यहां तक तो बात समझ आई। फिर वो रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन। नाउ रिप्रोडक्शन, अगेन अगर कोई लफ्ज समझना है उसको तोड़ें। री मीन्स अगेन, अगेन, दोबारा। एंड प्रोड्यूस मीन्स बनाना, नॉट केला, बनाना मीन्स मेक, उर्दू वाला बनाना, ठीक है, या फिर हिंदी वाला बनाना अगर आप इंडिया से हैं तो। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को दोबारा बनाने के अमल को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर आपके पास बड़ी क्यूट सी पिक्चर भी है, देखें, यहाँ आपके पास मुर्गी है, मुर्गी क्या देती है? अंडा। और फिर अंडे के अंदर एज यू कैन सी कि यहाँ पर चूजा बन रहा है, और फिर अंडे से निकलता है चूजा, चूजा थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो मुर्गी बनता है, और फिर वो अंडा देता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ये रिप्रोडक्शन हो रही है, किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लाइफ की। यानी कि ये भी लिविंग है और ये भी लिविंग है, यानी कि ये इसको रिप्रोड्यूस कर रही है, और जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये किसी और को रिप्रोड्यूस करेगी, किसी और को प्रोड्यूस करेगी, और ये दोबारा से होता रहेगा, अगेन एंड अगेन होता रहेगा, यानी कि अगेन मेक, रिप्रोडक्शन। दिस इज व्हाट द रिप्रोडक्शन इज, कि अपने जैसे दूसरे जानदार बनाना। समझे? ये है दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किसका? लाइफ का, ठीक है। तो ये था आपके पास सेकंड कैरेक्टर ऑफ लाइफ। पहला था ग्रो, कि लाइफ ग्रो करती है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, फिर वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं, और फिर वो मर जाते हैं, वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, आसमानों में सितारे बन जाते हैं। तो दीज आर द थ्री फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मेरा सवाल ये है बच्चों कि आपने तो देख लिया कि ये आपके पास तीन कैरेक्टर्स हैं लाइफ के, लेकिन ये शायद आपके लिए उतना रिलेटेबल ना हो। रिलेटेबल मतलब जिसको आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं अपने इर्द गिर्द, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो कि आपके लिए रिलेटेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं अगेन आपके लिए कुछ क्यूट सी पिक्चर्स दोबारा ले आया हूं। ओके, तो ये आप लोग देखें, यहां इस पिक्चर को देख के आप लोग क्या समझ सकते हैं? 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, पैसेज ऑफ टाइम है, यानी कि पहले 1 महीना गुजरा, फिर 6 महीना, फिर साल, फिर 3, फिर 5, फिर 7 साल, ठीक है। और यहां पर ये बेबी है क्यूट सा, तो देखें आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां पर आप लोग जो चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्रोथ। किसकी? इस क्यूट से बच्चे की। यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां हमने क्या किया? एक बीज बो दिया, और फिर देखते ही देखते वो बीज दरख्त बन गया। ये भी क्या है? ये भी है ग्रोथ। ये शायद आपने ऑब्जर्व ना किया हो अगर आपके घर में कोई छोटे बहन भाई या फिर बच्चे नहीं है। ये भी शायद आपने ऑब्जर्व ना किया हो अगर आप लोग सिटी में रहते हैं, लेकिन ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। ये क्या है? बेसिकली ये चोट लगी हुई है एक इंसान को। तो ऐसा होता है ना कि जब हमें चोट लग जाती है तो पहले तो बहुत दर्द होता है, खून निकलता है, और आस्ते आस्ते हम लोग ये देखते हैं कि वो चोट ठीक होने लगती है, वो चोट हील हो जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो आपने तमाम प्रोसेस देखे कि ग्रोथ हो रही है बच्चे के अंदर भी, यानी कि इंसान के अंदर भी, एंड एट द सेम टाइम जो है वो प्लांट के अंदर भी, फिर जो आपके वुंड्स हैं, जो आपकी चोट है वो ठीक भी हो रही है, ये कैसे होता है? यानी कि किस तरह से एक छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है? क्या उसके अंदर हवा भरी जाती है, वो फूल जाता? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता। क्या प्लांट वो कैसा बड़ा होता है? इतना छोटा सा बीज, इतना छोटा सा बीज, और इतना बड़ा दरख्त बन जाता है, ये कैसे होता है? और अगर इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद ऊपर आ जाएं, ठीक है, तो अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ग्रोथ कैसे होती है? रिप्रोडक्शन
कि ये पूरा प्रोसेस अगर आप लोग देखें तो किस तरह से एक एनिमल ने, एक बर्ड ने, देखें, पूरा एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहा है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद भी साइज में ग्रो हो रहा है। वो क्या फिनोमेना ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से ये सारे फंक्शंस लाइफ परफॉर्म कर पा रही है? गाइस, उस फंक्शन का नाम है सेल डिवीजन, यानी कि सेल्स का डिवाइड करना। एक सेल 2 बनते हैं, 2 4 बनते हैं, 4 8 बनते हैं, 16 32 64 128 265 एंड सो ऑन एंड ऑन होते होते दैट इज द रीजन कि एक छोटा प्लांट बड़ा हो जाता है। बिकॉज प्लांट क्या है? प्लांट सेल्स का मजमूआ है। तो जब वो सेल ग्रो करेंगे तो प्लांट भी ग्रो करेगा, यानी कि उसका साइज भी बढ़ जाएगा। इसी तरह से जो पेरेंट एनिमल या बर्ड है वो एक खास किस्म के सेल बनाती है जिनको गैमीट्स कहते हैं, ठीक है, जो कि इस अंडे के अंदर होते हैं। जब वो जो गैमीट्स एक पूरी एम्ब्रियोनिक लाइफ से होके गुजरते हैं, जब वो डिवाइड करते हैं आफ्टर फॉर्मिंग ज़ायगोट, वो क्या होता है वो शायद आपको ना पता हो, 10th में शायद आपका पास रिप्रोडक्शन। तो वो जब अगेन वहां पर भी सेल की डिविजन्स होती हैं, एक सेल 2 में डिवाइड होता है, तो वो जो चूजा है वो मुर्गी बन जाता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन भी होती है, यानी कि ग्रो तो हो रही है, लेकिन सेल डिवीजन से क्या हो रहा है कि इसने अपना एक सेल इसमें डाला, वो सेल भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और वो सेल एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहा है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? अपने सेल्स को जिनसे वो खुद बने हैं उनको डिवाइड करने की। समझे? और अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहां पर हमने वही चीज देखी है। देखें यहां पर क्या है, यहां पर एक सेल है, ठीक है। अच्छा, और ये सेल क्या कर रहा है? ये सेल पहले 2 सेल में डिवाइड हो रहे हैं, एक ये और एक ये, और फिर ये दोनों सेल नेक्स्ट 2 सेल्स में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। देखें 4, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, और फिर उनमें से हर एक सेल 2 में अगेन डिवाइड हो रहा है, 4 से 8। तो ये क्या है? ये पूरी एक चेन है सेल डिवीजन की, यानी कि पहले एक सेल 2 सेल में डिवाइड हुआ, ठीक है, फिर आपके पास 2 4 में एंड देन 4 8 में। दिस इज व्हाट वी कॉल सेल डिवीजन, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो सेल है इसको हम लोग नाम देते हैं, ये है पेरेंट सेल। ये क्या है? पेरेंट सेल, ठीक है। इस केस के अंदर, इस पिक्चर के अंदर ये क्या है? ये एक पेरेंट सेल है। और ये जो है, जो नया सेल बना है इस सेल के डिवाइड होने से, यानी कि जब ये सेल डिवाइड हुआ 2 सेल्स के अंदर, तो उससे जो नए सेल बने उसको हम लोग कहते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल, लेट मी कंप्लीट इट। यानी कि जो सेल डिवाइड होता है उसको पेरेंट सेल कहते हैं, और डिवाइड होने के बाद जो नए सेल्स बनते हैं उनको हम लोग डॉटर सेल्स कहते हैं। और अगर आप इस पिक्चर को देखें, यानी कि इस पिक्चर को देखें यहां पर, तो इन दिस फेज ये जो सेल है ये क्या है? ये पेरेंट सेल है, ठीक है। और फिर ये जो क्या है? ये है डॉटर सेल्स। अगर आप खाली इस पिक्चर को देखें तो ये जो सेल है ये क्या है? ये पेरेंट सेल है और ये डॉटर सेल्स है, ठीक है। यानी कि जो हर सेल होता है वो कभी ना कभी, लाजमी नहीं है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डिस्कशन है, इसको हम लोग चैप्टर में देखेंगे, लेकिन ये बात आपने नोट रखनी है कि जो सेल डिवाइड करता है वो पेरेंट सेल होता है, और जो डिवाइड होने के बाद जो नए सेल्स बनते हैं वो डॉटर सेल्स होते हैं। अच्छा, जब मैं क्लास 9 10th या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, 11वीं 12वीं में, तो मेरा एक सवाल था कि हम इसको डॉटर सेल क्यों बोलते हैं? सन सेल भी तो कह सकते हैं। लेकिन फिर मुझे बाद में पता लगा कि देखें, जब ये सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा जिसको हम लोग डॉटर सेल कहेंगे, तो फिर वो खुद पेरेंट सेल बन जाएगा, ठीक है, और फिर वो 2 नए सेल बनाएगा। तो अगर मैं देखूं कि जेंडर्स के अंदर किस जेंडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने नए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बनाने, मेल्स की या फीमेल की? फीमेल्स की, राइट। यानी कि मुर्गी अंडा देती है, मुर्गा नहीं, ठीक है। इसी तरह से फीमेल्स गिव बर्थ टू न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू किड्स, take care of the young ones. So because females are responsible for the growth or reproduction, that's why the new forming cells are known as daughter cell. क्योंकि जब ये mature हो जाएंगे, जब ये proper females बन जाएंगे, then these cells are going to divide and then they will give birth to new cell. Because of this reason we called
द न्यू फॉर्मिंग सेल्स एज डॉटर सेल, क्योंकि बाद में वो खुद जाकर पेरेंट बनेंगे। आई होप सो कि आपको थोड़ा समझ आया होगा। अच्छा, तो आई होप सो ये पूरी आपको चेंज समझ आई होगी कि ये आपके पास सेल डिवीजन हो रही है, ठीक है, यानी कि एक सेल 2, 2, 4, 4, 8, और जो सेल डिवाइड होता है उसको पेरेंट सेल कहते हैं, और नए बनने वाले सेल्स को डॉटर सेल्स कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से सेल डिवीजन होती हैं, और इसी सेल डिवीजन की मदद से लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो भी करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पिक्चर और भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। अच्छा, ये आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, ये आप लोगों की स्टैंडर्ड की है नहीं, मतलब कि 9th-10th में ये कहीं भी इसको डिस्कस नहीं किया गया, या शायद मैट्रिक में जब हम लोग इनहेरिटेंस का टॉपिक पढ़ें तो वहाँ पर हम लोग देखें। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो मैंने ऊपर बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस किया था, राइट, और उसमें हमारे पास जो 3rd नंबर पे हमारे पास एक बायोमोलिक्यूल था, न्यूक्लिक एसिड। कौन सा? सॉरी फॉर दिस, न्यूक्लिक एसिड। एज वी नो के 4 तरह के आपके पास बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो वो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं बेसिकली बेटा दे फॉर्म योर जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जितना भी आपका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, यानी कि द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म न्यू सेल्स, यानी कि वो कौन सी, देखें ये तमाम के तमाम सेल आइडेंटिकल है ना, तो वो क्या ऐसा है जो इन सबको आइडेंटिकल बना रहा है, या फिर ये सेल बनता ही कैसे, व्हाट इज द फिनोमेना बिहाइंड दैट कि ये सेल नया बन रहा है। तो बेसिकली ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये आपका शायद न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल में इस लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो एक सेल है या फिर इस सेल से जितने भी नए सेल बनेंगे उन सबको बनाने की इंफॉर्मेशन, उनका कोड प्रेजेंट है, ठीक है। तो द स्ट्रक्चर इन विच द कोड ऑफ लाइफ इज प्रेजेंट इज योर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और वो जो जेनेटिक मटेरियल जिस बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनता है उसको आप लोग कहते हैं कि वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं। अच्छा, वो जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो 2 किस्म के हो सकते हैं, या तो वो डीएनए होता है, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है, हम लोग आगे जाके देखेंगे आई थिंक इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के अंदर। और एक दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। क्या होते हैं इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, बट नॉट इन दिस चैप्टर। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ शो कराई गई है। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये आपके पास डीएनए, मतलब कि जो नॉर्मल डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है, लाइक दैट। लेट मी जूम आउट, थोड़ा सा हल्का सा जूम आउट, सॉरी तो जूम इन हो गया, जूम आउट, हाँ, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। तो ये जो डीएनए की आप लोग रंग बिरंगी स्पाइरल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह के होता है। इसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स। अच्छा, अगेन नाम पे फोकस करते हैं, हेलिक्स। अच्छा, यहाँ पर है डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए तो इसकी नेचर का नाम है, यानी कि जो आपके पास इस मॉलिक्यूल की नेचर है इसकी, उसका नाम डीएनए है। डबल मीन्स 2, हेलिक्स मतलब कि 2 हेलिक्स हैं। हेलिक्स क्या होती है? हेलिक्स बेसिकली स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, ठीक है, नॉट स्प्रिंग बट स्प्रिंग लाइक, ठीक है, यानी कि वो कुछ इस तरह से होते हैं। आपको यहाँ से शायद आपको जरा सा साम जैसा नजर आ रहा होगा, बट इट्स नॉट साम, इट्स स्प्रिंग लाइक, नॉट स्प्रिंग बट स्प्रिंग लाइक, मतलब ये कुछ इस तरह से होते हैं, लाइक दैट। ये 1, ये 2, और यहाँ पर इसके बीच में इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को डीप में देखेंगे, लेकिन ये इसका चैप्टर है नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें समझाने के लिए इसकी ज़रूरत है। तो ये आपके पास डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर है विच इज़ डीएनए डबल हेलिक्स। देखें ये 2 हैं, 1, 2 और ये हेलिक्स हैं, दैट्स वाई डबल हेलिक्स, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास जो नॉर्मल डीएनए की फॉर्म है, यानी कि नॉर्मल हालात में जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा और अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उस हाल में जो डीएनए होते हैं वो इस क्रोमेटिन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो मीन्स दैट के जो आपके पास डीएनए का प्योर स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, डबल हेलिक्स इस तरह का। लेकिन जिस फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए आपके पास मोस्टली सेल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो ऐसे नहीं होती, वो असल में प्रोटीन रैप्ड होती है और वो कुछ इस तरह से आपको दिखती है,
दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जिसके अंदर नॉर्मली वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? देखें, डीएनए इज अ वेरी फ्रेजाइल स्ट्रक्चर, बहुत कमजोर होता है। तो नेचर में वो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ खास प्रोटीन्स, ठीक है, कुछ खास प्रोटीन जिसको आप लोग हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, आई थिंक आपको शायद नजर आ रहा होगा, लेट मी जूम इट मोर, दिस दिस स्ट्रक्चर इज हिस्टोन, ये रहा, देखा, दिस इज द प्रोटीन, ये जो आप लोग गोल गोल देख रहे हैं, दीज आर योर हिस्टोन प्रोटीन, और इसके इर्द गिर्द ये डीएनए है। ये आप धागे देख रहे हैं पतले पतले, ये असल में ये डीएनए है जिसको छोटा करके दिखाया गया, ये इसके अराउंड रैप्ड होता है। और इस तरह से जब आपके पास डीएनए प्रोटीन के अराउंड रैप्ड होता है तो वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर को आप लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। और ये आपके पास डीएनए की नॉर्मल फॉर्म, यानी कि अगर आप सेल्स को काट दें, रोक दें और उसको फ्रीज कर दें, जिस हाल में मोस्टली वो होते हैं, तो 90% ऑफ द केस जो आपके पास सेल्स के अंदर जीनोम है वो आपको इस हालत में मिलेगा, यानी कि वो प्रोटीन के अराउंड रैप्ड अराउंड हुआ होगा, ठीक है। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर डीएनए इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। ओके, सो लेट मी जूम अ बिट मोर। तो दिस इज वी कॉल्ड क्रोमेटिन। आई नो थोड़ा डिटेल ज़्यादा होगी बट दिस इज नेसेसरी। Chromatin is the normal form in which your genetic material exists inside your सेल, जब भी वो अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है अपार्ट फ्रॉम सेल डिवीजन। लेकिन जब बारी आती है सेल डिवीजन की, यानी कि जब ये सेल डिवाइड होने लगते हैं, जस्ट दे आर इन द फेज ऑफ डिवीजन, देन ये जो आपके पास क्रोमेटिन है ये कंडेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? देन व्हाट हैपेंस, वी एक्सपीरियंस दैट के सेल के अंदर होती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहते हैं किसी चीज का आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज आके एक कम वॉल्यूम इख्तियार कर लेना, कंडेंसेशन। वी एक्सपीरियंस दैट के डीएनए की कंडेंसेशन होती है और वो आपस में करीब करीब आकर वो जो पतले धागे हैं वो मोटे धागे बनाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास प्रोटीन जिसके इर्द गिर्द हमने डीएनए लपेटा हुआ है, वो एक दूसरे के करीब आके इस तरह के क्रोमेटिन फाइबर बनाता है और फिर वो क्रोमेटिन फाइबर मजीद थिक हो जाते हैं और ये इस तरह के स्ट्रक्चर बना देते हैं। लेट मी जूम अ बिट मोर ताकि आपको थोड़ा सा एक मिनट, वेट अ सेकेंड, लेट मी नेविगेट इट। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियोसोम कंडेंस इनटू क्रोमेटिन फाइबर। यहाँ पर ये जो आपके पास न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम कंडेंस इनटू अ क्रोमेटिन फाइबर, यानी कि जो आपके पास न्यूक्लियोसोम्स थे मुख्तलिफ किस्म के, वो आपस में कंडेंस हो जाते हैं और क्रोमेटिन फाइबर बना देते हैं, मतलब कि कंडेंसेशन से मोटा धागा बन गया। अब क्या होगा, अब वो जो क्रोमेटिन फाइबर था वो भी कंडेंस हो जाता है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, एक दूसरे के मजीद करीब आता है और ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बना देता है और फिर ये फर्दर कंडेंस हो जाता है और फाइनली वो जो क्रोमेटिन है वो आपके पास क्रोमोसोम बनाता है, यानी कि क्रोमोसोम इज द कंडेंस्ड क्रोमेटिन फॉर्म, यानी कि जो कंडेंस क्रोमेटिन है उसकी एक फॉर्म है, यानी कि कंडेंस क्रोमेटिन फॉर्म्स अ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमेटिन इतना कंडेंस हुआ, इतना वो एक दूसरे के करीब आए, ठीक है। बेसिकली जेनेटिक मटेरियल एक जगह करने की बात होती है, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि वो जो डीएनए था विच इज रैप्ड अराउंड अ प्रोटीन जिसको हिस्टोन कहते हैं, ताकि डीएनए स्टेबल रह सके, वो कंडेंस होके एक जगह इकट्ठा हो गया और उस एक जगह इकट्ठा होने के बाद जो नया स्ट्रक्चर बना उसको हम लोग कहते हैं कि वो आपके पास क्रोमोसोम है। दिस इज योर स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम। तो नाउ आपको अंदाजा होगा कि क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इज द कंडेंस्ड, यानी कि कंडेंस कहते हैं एक दूसरे के करीब आई हुई फॉर्म को, यानी कि एक जगह इकट्ठा। फॉर एग्जांपल, धागे को मैं खुला छोड़ दूं, ठीक है, यानी कि मैं एक जो नॉर्मल रील होती है नल की, उसको मैं धागा निकालूं थोड़ा सा वो लूज करके रख दूं और फिर मैं उसको मसल के बिल्कुल छोटा सा कर दूं, तो वो जो छोटी सी हुई हुई फॉर्म है उसको मैं कहूंगा कि वो कंडेंस फॉर्म है, वर्सेस लूज फॉर्म, जो कि मतलब अगर धागे का मैं सिंगल फाइबर आपको दिखाऊं तो वो लूज फॉर्म होगी। तो वो जो कंडेंस फॉर्म है उसको क्रोमोसोम कहते हैं और ये ओनली इट एग्जिस्ट वाइल सेल इज डिवाइडिंग, यानी कि तब आपके पास आपको नजर आएगी जब सेल डिवाइड कर रहा हो। नॉर्मल जो आपकी जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए की फॉर्म है वो क्रोमेटिन की जैसी, यानी कि क्रोमेटिन की फॉर्म में नॉर्मली डीएनए एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब सेल डिवाइड करने के करीब आता है, सेल व्हेन सेल इज अराउंड डिवीजन, यानी कि व्हेन सेल डिवाइड, तो उस दौरान जो आपके पास क्रोमेटिन है, ठीक है, वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाते हैं। सो दैट इज व्हाट क्रोमोसोम, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। एंड क्रोमेटिन क्या है? डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, जो कि हिस्टोन्स के अराउंड, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप्ड अराउंड होता है ताकि वो सेफ रह सके, स्टेबल रह सके।
समझे? सो दैट इज व्हाट क्रोमोसोम इज। सो ये वो तमाम बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू आर स्टडिंग सेल साइकिल। आई नो थोड़ा सा मैंने डिस्कशन ज़्यादा कर दी, थोड़ी इन डेप्थ बातें भी हो गई, थोड़ी अननेसेसरी बातें भी आई थिंक हो गई, लेकिन ये ज़रूरी है भाई, ये ज़रूरी हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो प्रॉपर स्टार्ट करेंगे चैप्टर का। और देखें, आपने ये लेक्चर देखा ना, इस लेक्चर को देखने के बाद बिलीव मी आपको हलवा लगेगा। आपको लगेगा यार ये सेल साइकिल, जो बहुत सारे दूसरे बच्चे जो कि इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, उनके मुकाबले आप बोलेंगे यार ये कोई चैप्टर है, इतना आसान, इतना आसान। ठीक है, तो ये आप लोग ऑब्जर्व करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर, बिकॉज यू हैव नाउ मेक योर फंडामेंटल, और आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पता लग चुकी हैं। सो गाइज दैट वाज इट विद दिस लेक्चर। आई होप सो कि आपको ये तमाम डिफिकल्ट सी बातें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, वेयर वी प्रॉपर्ली स्टार्ट अवर चैप्टर विच इज सेल साइकिल। सो सी यू देयर, टेक केयर ऑफ सेल्फ, अल्लाह हाफिज।